नदियों का इतिहास मानव सभ्यता से हजारों वर्ष पुराना है। नदियों के किनारे ही दुनिया की पुरानी सभ्यताएं विकसित हुई। ऐसे में कहा जा सकता है कि नदियां मानव सभ्यताओं के इतिहास की साक्षी रही हैं और भविष्य में भी रहेंगी। लेकिन आधुनिकता और टेक्नोलॉजी के दौर में नदियां कहीं पीछे छूट गई हैं या फिर विकास की अंधी दौड़ में नदियों की अनदेखी हुई है। सरकारों ने विकास के नाम पर नदियों पर बेतहाशा बांध बनाए और प्राकृतिक संसाधनों की निकासी के लिए मशीनों का इस्तेमाल कर रही हैं। इससे जीवनदायिनी नदियां प्रदूषित हुई, जिसका खामियाजा जलीय जंतुओं के साथ साथ मानव समाज भी चुका रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा असर नदियों के किनारे बसने वाले समुदाय उठा रहे हैं, जिनका सामाजिक और आर्थिक आधार पूरी तरह से नदियों से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है अमरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत का किताबों पर आधारित खास कार्यक्रम ये किताब क्या कहती है। यह रिसर्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर रमाशंकर सिंह की किताब है। यह लेखक की एथनोग्राफिक रिसर्च है, जिसमें उत्तर प्रदेश के निषाद समुदाय को केंद्र में रखकर अध्ययन किया गया है। वही निषाद समुदाय जिसका जिक्र रामायण और महाभारत जैसे महापुराणों में मिलता है। निषाद राज गुह ने भगवान राम को नदी पार कराई थी। निषादों के लिए ही एक कहावत और कही जाती है कि ऊपर अल्लाह और नीचे मल्लाह। निषाद समुदाय के लोगों को केवट, मल्लाह, कैवर्त आदि नामों से भी जाना जाता है। किताब की शुरुआत लेखक नदियों के इतिहास से करते हैं कि कैसे नदियों ने मानव सभ्यता को गढ़ा है। वह नदी और मनुष्य के आपसी संबंधों के इतिहास पर बात करते हैं। अपने रिसर्च वर्क को उन्होंने 3 भागों में बाँटा है, जिसमें वह नदी और निषादों के बीच संबंध को वैदिक काल से लेकर मौर्यकालीन सामग्री और रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों के ज़रिए समझाने का प्रयास करते हैं। इस कड़ी में वह भारतीय इतिहास लेखन की भी पड़ताल करते हैं और यह बताते हैं कि कैसे यूरोपीय इतिहासकारों ने भारतीय संस्कृति को तिरस्कृत करने की कोशिश की थी। वहीं भारतीय इतिहास में इसे विकसित परंपराओं का देश कहा गया है। लेखक भारतीय नदियों के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ये भारत की सांस्कृतिक बहुलता की जानकारी देती हैं। वह गंगा के महत्व की बात करते हैं, जिसमें गंगा का प्राचीन साहित्यों में वर्णन है। इसके अलावा गुप्त काल से लेकर मौर्य काल में कैसे इसका चित्रण गुफाओं और दीवारों पर मिलता है। वह यह भी पड़ताल करते हैं कि कैसे राजाओं ने अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए नदियों और तीर्थ स्थलों तक अपना विस्तार किया। नदियां लोगों के मिलन का भी केंद्र रही हैं। इसी के चलते नदियों के किनारे मेले और अन्य सांस्कृतिक आयोजन होते रहे हैं। अपनी रिसर्च में लेखक यह स्थापित करते हैं कि वर्गों में बटे हुए प्राचीन भारत में जातियों का उदय कैसे हुआ, आर्य और अनार्य कौन कहलाए, कैसे भारतीय समाज में जातियों का बहिष्करण यानी एक्सक्लूजन शुरू हुआ, अस्पृश्यता यानी छुआछूत कैसे शुरू हुई, इसके साथ ही महिलाओं का अस्थायी बहिष्करण यानी टेम्पररी एक्सक्लूजन कैसे शुरू हुआ। इसी दौर में कैसे माहवारी यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड को अपवित्रता से जोड़ा गया, जो कि आज भी चलन में देखा जाता है। लेखक ने विदेशी यात्रियों फाहियान अल बेरूनी के लेखों का भी जिक्र किया, जिसमें भारतीय जात व्यवस्था का जिक्र मिलता है। लेखक ने प्राचीन ग्रंथों के जरिए यह बताया कि बहिष्करण बढ़ाने में कुछ व्यवस्थाएं कैसे काम आई, जैसे उपनयन संस्कार ने जातियों के बीच भेद को कैसे बढ़ाया। इसी को लेखक ने निषाद समुदाय से जोड़ा और उन पर अध्ययन किया। निषादों का जिक्र प्राचीन ग्रंथों और महाकाव्यों में मिलता है। रामायण में निषाद राजगुह द्वारा राम को नदी पार कराने का जिक्र मिलता है। वहीं मनुस्मृति में भी निषादों का उल्लेख है। अपनी रिसर्च में लेखक ने बताया कि अंग्रेजों ने कैसे इस प्रथा को बढ़ावा दिया जब क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871 लाया गया। इसके जरिए विभिन्न वर्गों को अपराधी घोषित किया जाने लगा। इसका शिकार निषाद, बरवार, डोम, अहेरिया और अन्य समुदाय हुए। संविधान बनने के बाद भी इन जातियों को कुछ खास राहत नहीं मिली। अब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी बनी, इसमें इन जातियों को आदतन अपराधी माना गया। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इन समुदायों को सम्मान नहीं दिया गया। लेखक ने अपने अध्ययन को विदेशी रिसर्चरों के अध्ययन से भी जोड़ा है। लेखक निषादों के संघर्ष को आज के दौर में देखते हैं कि कैसे पुलों के निर्माण से उनकी नावों पर लोग कम आने लगे और उनकी आजीविका भी इससे प्रभावित हुई। अपने रिसर्च वर्क को लिखते हुए उन्होंने नागार्जुन और ज्ञानेंद्र प्रति की कविताओं और लोकगीतों के बारे में भी लिखा है। इनमें निषाद समुदाय और नदी के संबंधों पर बात की गई है। इस रिसर्च में लेखक ने गहन फील्ड वर्क किया है और निषाद समुदाय के लोगों को किस तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ता है, इसकी बात की है। इसके साथ साथ उन्होंने टेक्स्ट का भी अध्ययन किया है, जिससे उनकी ऐतिहासिक और वर्तमान स्थिति का पता चलता है। उन्होंने फील्ड वर्क और प्रतिभागियों से बातचीत का विवरण दिया है कि कैसे निषाद समुदाय गरीबी के चक्र में फंसे हुए हैं और उनके बच्चे अपना पेशा छोड़ने को मजबूर हैं। निषाद समुदाय के लोग गंगा नदी को अपनी फैक्ट्री मानते हैं, जो उन्हें रोजगार मुहैया कराती है, लेकिन कैसे अनियंत्रित विकास और गरीबी के चलते वे पलायन को मजबूर हुए हैं। निषाद समुदाय के लोग सरकार की ओर आस लगाकर देखते हैं और उनकी मांग है कि उन्हें जल पुलिस में कुछ आरक्षण मिले, क्योंकि वे कुंभ और अन्य समय में गोताखोरों की मदद करते हैं, लेकिन उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता है। समुदाय की गरीबी को लेकर भी उनकी रिसर्च में सवाल उठाया गया है कि क्यों निषादों के बच्चे गोताखोर बनने को मजबूर हैं।
कैसे उनकी पहली पीढ़ी अब जाकर स्कूलों और विश्वविद्यालयों तक अपनी पहुंच बना रही है। उनके रिसर्च वर्क में यह बात भी सामने आई कि संसाधनों की रक्षा के लिए जरूरी है कि पहले समुदायों की रक्षा हो। जब समुदाय बचेंगे तभी संसाधन बच पाएंगे। सरकारों ने कैसे बालू निकालने के लिए ठेके शुरू किए, जिससे इस पर प्रभुत्वशाली वर्गों का कब्जा हो गया। निषादों ने इसको लेकर कई आंदोलन भी किए और वह नदियों की खुदाई मशीनों द्वारा करने का विरोध करते रहे हैं। उनका कहना है कि इससे नदी की पारिस्थितिकी और जलीय जंतुओं को भी खतरा है। इसके साथ ही अनियंत्रित खुदाई के चलते बाढ़ जैसी विभीषिका का भी खतरा बना रहता है। अपने अध्ययन में लेखक ने पाया है कि भारत में जब भी कोई नीति बनती है या सरकार नदियों के प्रदूषण को लेकर कुछ कदम उठाती है, तो इसमें स्थानीय अनुभवों की अनदेखी होती है। निषाद समुदाय के बारे में लेखक इम्तियाज अहमद के हवाले से लिखते हैं कि निषाद गंगा और शेष समाज के बीच पुल का काम करते हैं। सामाजिक जीवन में कई परंपराएं होती हैं जो नदियों में होती हैं, और इन्हें कराने के लिए निषाद समुदाय के लोग सामने आते हैं। इस प्रकार लेखक ने निषादों के जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनकी भागीदारी को लेकर रिसर्च तैयार की है। निषाद समुदाय के भविष्य को लेकर भी वह बात करते हैं। ये भी बताया गया है कि हाल के सालों में कैसे समुदाय के लोग गोलबंद होकर राजनीतिक रूप से अपना प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं। निषाद समुदाय से आने वाले प्रमुख संगठनों और नेताओं की कार्यशैली पर भी लेखक ने बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे हाल के कुछ दशकों में समुदाय में राजनीतिक चेतना बढ़ी है और इसको लेकर काम हो रहा है। समुदाय के लोग अपने आइकन जैसे एकलव्य और फूलन देवी को लेकर सम्मान की भावना रखते हैं। निषाद समुदाय के लोगों से बात करते हुए लेखक के सामने यह बात आई कि उन लोगों का मानना है कि शहरी लोगों का नदी के प्रति बिल्कुल सम्मान नहीं है और ये लोग नदियों को दो बार प्रदूषित करते हैं। एक बार ये फैक्ट्री लगाकर नालों में गंदा पानी छोड़कर इसे प्रदूषित करते हैं, और दूसरा संगम में स्नान के दौरान करते हैं, क्योंकि नदियों के प्रति इनका सम्मान बिल्कुल नहीं होता है। किताब में लेखक की गहन रिसर्च दिखाई देती है। रमाशंकर सिंह ने निषादों और नदी पर काफ़ी लंबा समय बिताया है और पोस्ट डॉक्टरेट किया है। उनकी रिसर्च और फील्ड वर्क की गहराई उनकी किताब में भी दिखती है। ये किताब सेतु प्रकाशन से आई है और इसका प्राइस 295 रुपये है। एथनोग्राफिक रिसर्च के बारे में जानना चाहते हैं या किसी समुदाय के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। रिसर्चर, छात्र या किसी समुदाय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति समझने के लिए भी ये काफ़ी कारगर किताब है। यह किताब निषाद समुदाय के अलावा भारतीय समाज का भी मूल्यांकन करती है और इसमें व्याप्त जाति प्रथा और अन्य रूढ़ियों पर भी बात करती है। कैसे संसाधनों पर किसी खास या प्रभुत्वशाली वर्ग का एक अधिकार काबिज होता है और जिनका सही मायनों में इस पे हक है, वे कहीं पीछे छूट जाते हैं। ये किताब क्या कहती है कि इस अंक में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे किसी नई किताब के साथ। शुक्रिया।